हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भाई कल अपन ने जनरेटर का वर्गीकरण पढ़ लिया था और वर्गीकरण के साथ उस उत्तेजना के आधार पर उत्तेजित पढ़ लिया। उत्तेजित के अंदर पढ़ लिया था अपने दो भाग हो गए थे, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। अब विद्युत चुंबक को दो भागों में, तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया क्षेत्र कुंडल के आधार पर, क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर। कौन कौन से? शंट, सीरीज और कंपाउंड। तो आज अपन जनरेटर पढ़ेंगे सीरीज जनरेटर। कौन सा जनरेटर? सीरीज जनरेटर। अब ये सीरीज जनरेटर क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, सारी बात आज अपन देख लेते हैं। तो पहली बात करते हैं भाई सीरीज जनरेटर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, कौन से क्रम इनका संयोजन होता है और कहाँ इसका उपयोग होता है। क्या कि कहाँ इसका उपयोग होता है। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि आपका आज का टॉपिक है सीरीज जनरेटर। क्या? सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर की बात करें तो पहले मैं यहाँ एक साइड में डायग्राम बना देता हूं कि भाई सीरीज जनरेटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग कौन से क्रम में लगी होती है, क्योंकि डायग्राम होना जरूरी होता है। क्योंकि डायग्राम जब तक आपको समझ में डायग्राम से आएगा, क्योंकि जब कंपटीशन के एग्जाम के अंदर आपको जो प्रैक्टिकली करवाया जाता है, जो आप पास होने के बाद में जो प्रैक्टिकल होता है, हम पास होने के बाद जो प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल के अंदर आपको डायग्राम भी पूछा जाता है, डायग्राम के साथ में कनेक्शन भी पूछे जाते हैं। तो कनेक्शन भी ऐसे बता दिया जाएगा, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे थ्योरी। तो पहली बात करते हैं आप इस यहाँ किसकी, इसकी डायग्राम की। भाई डायग्राम में क्या क्या होता है, कौन कौन से, ये किस क्रम में इसका जुड़ाव होता है, संयोजन होता है ना। तो भाई ये देखो अपने सीरीज, हाँ एक चीज और बता दूं, जैसे सीरीज मोटर और सीरीज जनरेटर में कोई भेद नहीं है कनेक्शन के अंदर। पहली बात तो है भेद इतना ही है कि सीरीज जनरेटर आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बाकी कनेक्शन और बॉडी में कोई अंतर नहीं है। क्या नहीं है? कनेक्शन और बॉडी के अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई देखो सीरीज जनरेटर के अंदर भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और ये दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। सीरीज जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, वो मोटे तार कम लपेटों की बनाई जाती है, और सीरीज मोटर के अंदर भी मोटे तार कम लपेटों की बनाई जा रही थी और श्रेणी क्रम में आप संयोजित कर रहे थे। बस फर्क इतना ही है कि वो विद्युत को यांत्रिक में और ये यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है। और बॉडी की बात करें तो सीरीज मोटर और सीरीज जनरेटर की बॉडी भी सेम होती है कि ऊपर से उभरी हुई नहीं होती है, प्लेन होती है। ठीक है। बात कर लेते हैं अब इसके डायग्राम की। किसके? सीरीज जनरेटर की। यह होता है आपका आर्मेचर। क्या? आर्मेचर। यहां आपका थोड़ा मैं इधर ले लेते हैं इसको, और आर्मेचर होता है। क्या? आर्मेचर। ठीक है भैया। आर्मेचर से एक सिरा आता है, फिर फील्ड वाइंडिंग ले लेते हैं। कौन सी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग या आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी। ये आर्मेचर का A1 सिरा है, ये आर्मेचर का A2 सिरा है, ये D1 सिरा, सीरीज फील्ड का D1 सिरा। किसका? सीरीज फील्ड का D1 सिरा, ये D2 सिरा। ये फील्ड कौन सी है? सीरीज फील्ड। ठीक। FS इसे इसको दर्शाते हैं। अब बात करें इसके साथ में, अगर आपको ये स्विच लगा होता है, यहां आप इसको लोड जोड़ लेते हो। क्या? लोड को जोड़ते हो, लोड। ठीक। ये आर्मेचर, ये सीरीज फील्ड। अब देखो मित्रों बात ये, भाई आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड ली आपने, ली अपन ने। आर्मेचर का एक सिरा लिया और एक सीरीज का लिया, कनेक्शन कर दिया, दोनों को एक जगह कर दिया, टेप कर दी। एक सिरा आर्मेचर का और एक सीरीज का। अब बात ये होती है कि जो आपका लोड जोड़ा जाता है,
जो ये लोड जोड़ा जाता है ये भी श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि सीरीज जनरेटर के अंदर लोड का संयोजन होता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो लोड सदैव सीरीज जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही संयोजित होता है। तो अतः अपन कह सकते हैं कि आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड, इन तीनों को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज में, श्रृंखला में या श्रेणी में, तीनों बात एक ही है। श्रेणी बोल दो, सीरीज बोल दो या श्रृंखला बोल दो। ठीक है, लोड भी आपका श्रेणी क्रम में, आर्मेचर को भी श्रेणी क्रम में और सीरीज फील्ड को भी श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन ये आ जाए कि आपके सीरीज जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड को जोड़ा जाता है, तो क्वेश्चन आंसर हो जाता है श्रेणी क्रम में। अगर बात आ जाए कि जो आपका जो सीरीज जनरेटर है उसमें लोड के श्रेणी क्रम में कौन कौन सीरीज जनरेटर के अंदर लोड जुड़ा हुआ है और लोड को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है, तो आपको आंसर देना है प्यारे मित्रों, कौन सा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इसमें वाइंडिंग होती है कौन कौन सी? एक तो आर्मेचर वाइंडिंग, एक सीरीज वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध आप 1 ओम के लगभग मान के चलते हो, ये नियति मान के चलते हैं। 1 ओम से 10 ओम तक इसका मान है, लेकिन इसको 1 ओम के समथिंग मान के चलते हैं। श्रेणी जो सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये मोटे तार कम लपेटों की बनाई जाती है। मोटे तार और कम लपेटों की, मोटे तार व कम लपेटें। आप देखो, मोटे तार और कम लपेटों के बनाने के कारण क्या हो जाता है? इसका प्रतिरोध कम होता है और ये प्रतिरोध अपन मान के चलते हैं 0.2 ओम से 0.5 ओम के समथिंग, ओम से 0.5 ओम के समथिंग इसका मान होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोटा तार और कम लपेट, अरे भाई मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार अधिक टर्न से, पतला है तार उसके साथ में अधिक टर्न, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह है मोटा है तार और कम है टर्न्स, इसलिए जहां टर्न्स की संख्या कम हो जाती है, तार मोटा है, इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सदैव 0.2 ओम से 0.5 के समथिंग आता है। यह मापन कब करते हैं? जब आपके पास मेगर होता है, मेगर मापन करता है इसका प्रतिरोध का। ठीक है, अब कुछ थ्योरी और लिख लेते हैं। तो पहली बात आपको यहां से यही लिखनी है कि सीरीज जनरेटर के अंदर, सीरीज जनरेटर के अंदर 2 वाइंडिंग की जाती है। कौन कौन सी? सीरीज फील्ड में आर्मेचर वाइंडिंग फिर बात करते हैं प्यारे मित्रों की सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड मोटे तार व कम लपेटों की बनाई जाती है। फिर बात करें यहां से अपन, मैंने कहा कि सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड को तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आर्मेचर ऑब्लिक सीरीज फील्ड बोल दो या फील्ड बोल दो, लेकिन समझ में नहीं आए तो सीरीज फील्ड को, अरे फील्ड किसको बोलते हो? फील्ड जो इसमें किताब में फील्ड दे रखा है, तो सीरीज फील्ड को ही फील्ड बोला जाता है। किसको? सीरीज फील्ड को, सीरीज वाइंडिंग को ही सीरीज फील्ड बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है आपका ना। सीरीज फील्ड व लोड, इन तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया
जाता है। क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई जो सीरीज जनरेटर है और सीरीज मोटर, इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है भाई। इस सीरीज मोटर पढ़ाई थी उस समय, मेरा वीडियो प्ले स्टोर में डाला हुआ है, उसके अंदर मोटर भागे 2 के अंदर सीरीज मोटर पढ़ाई गई है आपको। और उस मोटर के अंदर यह भी बताया गया है, सारी बातें बताई गई, उसमें ये बात भी कही गई है कि सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। और यही बात यहाँ लागू होती है कि सीरीज जनरेटर को कभी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर को नो लोड पे इसलिए नहीं चलाना चाहिए कि सीरीज फील्ड का मान प्रतिरोध का कम होता है, और कम होने के कारण इसमें धारा का मान हो जाता है शून्य। और बदलते हुए नो लोड पे अगर आप चलाते हो तो इसका विद्युत वाहक बल का मान बदल जाता है। अरे लोड के साथ अगर आप इसको नो लोड के साथ चलाओगे तो लोड अगर बदल गया, लोड अगर नहीं है और धारा भी शून्य है, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज बदल जाता है। क्या? टर्मिनल वोल्टेज बदल जाता है। दोबारा सुनना कि सीरीज जनरेटर को नो लोड पे इसलिए नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसकी शुरुआती जो धारा होती है वो शून्य होती है, और लोड बदलने के साथ साथ में इसके टर्मिनल वोल्टेज भी बदल जाते हैं। क्या? टर्मिनल वोल्टेज भी बदल जाते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि सीरीज जनरेटर को नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए क्योंकि धारा का मान शून्य व लोड में परिवर्तन होने पर इसके टर्मिनल वोल्टेज में भी टर्मिनल वोल्टेज में भी बदलाव आ जाता है। क्या भाई? कि जैसे आप इसको नो लोड पे चलाओगे, धारा का मान शून्य, साथ में लोड बदल रहा है, लोड बदल गया तो एक बात हो, उसका टर्मिनल वोल्टेज तो स्वाभाविक सी बात है बदलेगा। अब इसमें एक चक्कर और है कि जैसे आपकी लोड धारा है आर्मेचर धारा और साथ में सीरीज धारा के बराबर में, अगर ये बदलता है तो ये भी बदल गया, अगर ये बदल गया तो साथ में सीरीज धारा भी बदल गई, ये सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। और ये अगर चेंज हो गया तो विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा। विद्युत वाहक बल में परिवर्तन हो जाता है, विरोधी विद्युत वाहक बल में परिवर्तन हो जाता है, तो टर्मिनल वोल्टेज तो स्वाभाविक सी बात है बदलना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये 5-7 पॉइंट तो एक बार आप उतारो, स्क्रीनशॉट लेना इसका। इसी के साथ में थोड़ा आगे चलते हैं इसी जनरेटर के अंदर भाई होता और क्या क्या होता है ये सारे देख लो। सीरीज जनरेटर के अंदर सीरीज 2 वाइंडिंग की सीरीज फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग। सीरीज फील्ड को मोटे तार कमलेपिटी की बनाई जाती है। आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड, इन तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। सीरीज जनरेटर को नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए, शुरुआती धारा का मान शून्य होता है, और लोड के साथ अगर परिवर्तन होता है तो लोड के साथ में टर्मिनल वोल्टेज का भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको कभी भी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे की इसकी जनरेटर की। भाई अगर इस जनरेटर के आगे की बात करते हैं, सीरीज जनरेटर के विद्युत वाहक बल को नियंत्रण
करने के लिए सीरीज जनरेटर में विरोधी विद्युत वाहक बल को नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है? डाइवर्टर रियोस्टेट लगाए जाते हैं। और वो किसके श्रेणी समांतर क्रम में? सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में। डायग्राम बनाता हूं एक बार, ये लाइन कंप्लीट हो जाए एक बार। करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समानांतर क्रम में एक डाइवर्टर रियोस्टेट लगाया जाता है। आप देखना भाई यहां से, यह आपका यह आपकी सीरीज वाइंडिंग है। ये एक एमीटर ले लेते हैं, आपने एक एमीटर ले लेते हैं, या आपका आर्मेचर ले लिया जाता है। अब इसके समांतर क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। क्या? रियोस्टेट। क्या? डाइवर्टर रियोस्टेट। सीरीज D1 D2 A1 A2। और ये आपका लोड यहां से समझने की कोशिश करनी है, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने बनाया है भाई। ये बताने के लिए भी किस हिसाब से संयोजन होता है भाई। मैंने कहा कि सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में, तो इन दोनों सिरों पे कौन सा सिरा लगा दिया जाता है? डाइवर्टर वाला। डाइवर्टर रियोस्टेट का सिरा जोड़ दिया जाता है। अब ये क्या करता है कि आपके विद्युत वाहक बल को नियंत्रण करता है। अब नियंत्रण किस हिसाब से करता है वो बात भी यहां कर लेते हैं कि जैसे लोड धारा बराबर ई, ये टर्मिनल वोल्टेज, उत्पन्न टर्मिनल वोल्टेज है ए ई के आ जाएगा क्या? आर ए प्लस आर एस ई प्लस आर एल। क्या? आर एल। अरे लोड धारा कब निकलेगी आपकी? जब टोटल उत्पन्न वोल्टेज के अंदर, टोटल उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल के अंदर, टोटल उत्पन्न विद्युत वाहक बल के अंदर भाग दोगे तीनों प्रतिरोधों के, लोड प्रतिरोध का, सीरीज प्रतिरोध का और आर्मेचर प्रतिरोध का, सारे के भाग दोगे, तभी तो जाके आपका टर्मिनल वोल्टेज लोड वोल्टेज आएगा। अब यहां से एक बात देखना, आई ए का मतलब होता है क्या? उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो वोल्ट में लिया जाता है, मात्रक वोल्ट में। यहां से आई एल का मतलब हो गया लोड धारा एम्पियर में, मात्रक एम्पियर लोड धारा का। आर ए का मतलब है आर्मेचर प्रतिरोध ओम में। क्या? ओम में। फिर बात करें आई एस ई, जो ये हो गया सीरीज फील्ड प्रतिरोध ओम में। आर एल का मतलब हो गया लोड प्रतिरोध, लोड का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, लोड प्रतिरोध ओम में।
आप सुनो इस बात को कि भाई डाइवर्टर रियोस्टेट कार्य क्या करता है भाई। ये जो डाइवर्टर क्या करेगा, जो सीरीज फील्ड और आर्मेचर के अंदर जो धारा जारी है इसके मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लेगा। अब यहां से एक चीज और निकल के आती है क्या, कि वही बात है शुरुआती मैंने कहा था कि IL बराबर IA बराबर IS, इन तीनों का मान समान होता है। लोड धारा का मान बढ़ेगा तो इन दोनों का भी मान बढ़ेगा, किनका, आर्मेचर धारा का और सीरीज धारा का। अगर इसका मान लोड का घटता है, लोड धारा का मान घटता है, तो ध्यान रखना इस बात का कि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो ये भी दोनों घटेगी, आर्मेचर धारा भी घटेगी और सीरीज धारा भी घटेगी। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, विद्युत भाग बल को कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, डाइवर्टर रियोस्टेट विधि का उपयोग किया जाता है। डाइवर्टर रियोस्टेट विधि में कहां लगाया जाता है, सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में डाइवर्टर रियोस्टेट लगा दिया जाता है, जो क्या करता है कि आपका विद्युत भाग बल को कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल इस हिसाब से करता है। आपको बता दिया गया कि IL बराबर टोटल वोल्ट विद्युत भाग बल बटे आर्मेचर का प्रतिरोध, सीरीज का प्रतिरोध और लोड के प्रतिरोध में भाग दिया जाता है ना, तब जाके आपकी लोड धारा आ जाती है। और लोड धारा किसके बराबर होती है, आर्मेचर धारा के और सीरीज धारा के। अगर सीरीज धारा में परिवर्तन होता है तो लोड धारा में परिवर्तन होगा और आर्मेचर में भी होगा। आर्मेचर में होता है तो इन लोड में और सीरीज में दोनों में होगा। तो बात सीधी सी है, आर्मेचर धारा बराबर सीरीज धारा बराबर लोड धारा, क्या, लोड धारा। अब इसके उपयोग की बात करें, इस जनरेटर के उपयोग की बात करें, उपयोग से पहले ग्राफ देखते हैं इसका। उपयोग से पहले क्या देखते हैं, ग्राफ। इसी सूत्र के माध्यम से जो ग्राफ बनती है उसका अपने देख लेते हैं, क्या, ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस हिसाब से बनेगा आपका। ग्राफ फील्ड धारा, ठीक है, ये शून्य पर होता है, शून्य से कुछ ऊपर इसका जो ग्राफ बनता है वो शून्य से कुछ ऊपर है। ये तो है आपका EMF बढ़ने वाला, इंड्यूस्ड EMF। ये होता है आपका टर्मिनल है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब मेरी बात ये बताओ आपको, ये आपका EMF, आप मुझे अब ये बताइए कि भाई टर्मिनल वोल्टेज का मान आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, कि जीरो से। पहली बात तो इसका ध्यान रखना है कि जो ये ग्राफ बनती है ये जीरो से ऊपर बनती है। अब देखो बात सीधी सी है कि ये ग्राफ बताया गया है कि EMF और फील्ड धारा के बीच की ग्राफ है। इस ग्राफ से एक ही बात सिद्ध होती है कि जो EMF आपका, जो उत्पन्न EMF का मान, या एक ये कह सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज का मान उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि EMF का मान टर्मिनल वोल्टेज से सदैव अधिक होता है। अरे उत्पन्न जो होता है अंदर, जो जनरेटर के अंदर जो उत्पन्न होता है EMF, विरोधी विद्युत वाहक बल जो EMF उत्पन्न होता है वो सदैव टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है। टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिलता है वो अलग है, और अंदर से जो वोल्टेज बनता है, जो शुरुआती जो वोल्टेज बनता है टर्मिनल में तो आखिर में आउटपुट में मिलता है, लेकिन जो अंदर बनता है जो वोल्टेज वो सदैव ही दोनों में अंतर होता है। वो EMF ज्यादा होता है, टर्मिनल वोल्टेज आपका सदैव ही कम प्राप्त होता है आपको, क्योंकि कुछ हानियों के कारण उसमें लॉसों के कारण कुछ घर्षण हानियां, तमर हानियां, इन हानियों के कारण कुछ ना कुछ इसमें कटाव हो जाता है, कुछ ना कुछ खत्म हो जाता है बाहर आते आते। आपको आउटपुट में मिलते मिलते कुछ ना कुछ इसमें कमियां आ जाती है और ये कम हो जाता है। लेकिन उत्पन्न EMF और टर्मिनल वोल्टेज की अगर बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज सदैव ही उत्पन्न EMF से कम होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप जनरेटर को स्टार्ट करोगे, जनरेटर के अंदर मैंने कहा कि ये जनरेटर सब उत्तेजित जनरेटर की भाग है। जैसे आप जनरेटर को स्टार्ट करोगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जनरेटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपके जनरेटर स्टार्ट होने के बाद में विद्युत वाहक बल बनना प्रारंभ हो जाएगा। विद्युत वाहक बल धीरे धीरे विद्युत वाहक बल बनना प्रारंभ हो जाएगा। विद्युत वाहक बल बनना प्रारंभ होने के बाद में क्या करेगा, जो फील्ड पोल है जो आपके,
वो संतृप्त हो जाएंगे, धारा आपके लेनी थी वो उतनी ले लेंगे, जितना इसको प्रक्रिया करनी थी वो उतनी कर लेंगे, मतलब फील्ड आपकी संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त होने के बाद में क्या हो जाता है कि आपका ईएमएफ भी बनना रुक जाता है, वो भी संतृप्त हो जाता है। तो उसके बाद में बस बात इससे इस ग्राफ से इतनी समझनी है कि आपको इस ग्राफ से इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से सदैव कम होता है। जो आपको आउटपुट मिलता है वो जो टर्मिनल वोल्टेज आपको मिलता है वो सदैव उत्पन्न ईएमएफ से कम में होता है। क्या इस ग्राफ के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान उत्पन्न ईएमएफ या विद्युत वाहक बल से कम होता है। बस इतनी ध्यान रखनी है इस ग्राफ के माध्यम से, और इतना ध्यान रखना कि भाई ये 0 से ऊपर थोड़ा होता है। बात करें इस जनरेटर के उपयोग की तो इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है कि डीसी पारेषण जो लाइन है आपकी, डीसी पारेषण लाइन है, उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, कई बार वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उस वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति करने के लिए बूस्टर के रूप में कौन से जनरेटर का काम किया जाता है? सीरीज जनरेटर का। एक ही काम है जो बूस्टर के रूप में काम किया जाता है, वो एक ही जनरेटर है जो बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा जनरेटर? सीरीज जनरेटर। क्वेश्चन यही आता है कि डीसी पारेषण लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप के लिए उपयोग किए जाने वाला जनरेटर सीरीज, शंट, कंपाउंड या डिफरेंशियल, तो आपका जनरेटर आएगा कौन सा? सीरीज जनरेटर। बूस्टर के रूप में उपयोग करने वाला जनरेटर, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना कि इसका उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। बूस्टर के रूप में तब किया जाता है कि जब आपके पारेषण है, डीसी पारेषण लाइन है, उसके अंदर अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, आपका क्या वोल्टेज ड्रॉप जब हो जाता है, उस वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो लिख देता हूं डीसी पारेषण लाइनों में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या कि डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है, और कहां पे किया जाता है कि जब पारेषण डीसी पारेषण लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उस वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आज अपना सीरीज जनरेटर कंप्लीट हो गया। सीरीज जनरेटर के बाद में कल करेंगे शंट जनरेटर। शंट जनरेटर के बाद में होगा आपका कंपाउंड और कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड के भी दो भाग है, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो और सब्सक्राइब किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि मेरी मेहनत और आपका सहयोग मेरे लिए सफलता सिद्ध हो सकती है, और आपके लिए भी बेहद ज़रूरी ये चीज़। जय हिंद, जय भारत।